बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड पिछले लेक्चर में जो है वो हमने डिस्कस किया था इसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है वो क्या होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन, उनका क्राइटेरिया। उसमें जो है वो हमने नाइट्रोजन का, पोटाशियम का और सल्फर का जो है वो रोल देखा था और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स। आज जो है वो हम फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है इसके डेफिशिएंसी सिम्टम देखेंगे प्लांट्स के अंदर, और हम देखेंगे इसका रोल कि प्लांट के अंदर जो है वो इनका क्या रोल है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं फास्फोरस के साथ। कि फास्फोरस का जो पहला रोल आता है ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट जो है इनकी फॉर्मेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए से कैरी ऑन होती है लीफ में। वहां से फिर ये जो है वो लाए जाते हैं रूट्स तक, डिफरेंट ऑर्गन तक जहां पे कार्बोहाइड्रेट ने इस्तेमाल होना है या स्टोर होना है। तो रूट की ग्रोथ के लिए वहां पे भी एनर्जी चाहिए, वहां पे भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए। वो कार्बोहाइड्रेट भी कहां से आते हैं? लीफ से। तो इसकी ट्रांसलोकेशन के अंदर किसका रोल है? फास्फोरस का। सेकेंडली फ्रूट वगैरह जब बनते हैं तो वहां पे भी स्टोरेज के लिए जो है वो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो उनके स्टोर वहां पे उसको स्टोर करने के लिए लीफ से लाया जाता है, और लीफ से लाने के लिए अगेन क्या चाहिए होते हैं? फास्फोरस चाहिए होता है। तो हम इनडायरेक्टली यूं कह सकते हैं कि रूट की ग्रोथ के लिए, इसके बाद फ्रूट की राइपनिंग के लिए जो है वो क्या नीडेड होता है? प्लांट को फास्फोरस नीडेड होता है। इसके अलावा फास्फोरस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इंटेग्रल कंपोनेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमने पढ़ा हुआ है कि वो लिपिड से बनती है, और लिपिड की कौन सी टाइप से? फास्फोलिपिड से। तो फास्फोलिपिड के अंदर जो है वो फास्फोरस का होना लाजमी चीज है। तो लिपिड जो है वो बनाते हैं मेम्ब्रेन, और वो लिपिड जो कि मेम्ब्रेन बनाते हैं उनका इंटेग्रल कंपोनेंट कौन सा होता है? फास्फोरस होता है। तो वहां पे मेम्ब्रेन बनाने के लिए भी हम कह सकते हैं कि फास्फोरस जो है वो एक इंटेग्रल न्यूट्रिएंट जो है वो होता है। इसके बाद फास्फोरस जो है वो कोएंजाइम के तौर पर भी अमल करता है। बहुत सारे कोएंजाइम का कंस्टिट्यूएंट है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो है वहां पे भी फास्फोरस जो है वो मौजूद होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि एनर्जी के लिए जो है वो हमारी बॉडी को नीडेड होता है वो है एटीपी। प्लांट की बॉडी को जो नीडेड होता है वो भी एटीपी। तो एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, ये सारे जो हैं इनके अंदर फास्फोरस जो है वो एक इंटेग्रल कंपोनेंट है। तो फास्फोरस जो है ये एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल का एक इंटेग्रल पार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड के तौर पर जो है वो भी एक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर और प्लांट की बॉडी में। इसके बाद वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी का ट्रांसफरिंग होता है, एनर्जी जो है उसका ट्रांसफरिंग होना है, वो कैसे? फास्फोराइलेशन होती है। एटीपी की फास्फोराइलेशन होगी तो उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। फास्फोरस उसके ऊपर से उतार लिया गया तो उसके अंदर से एनर्जी निकल आती है। तो जो एनर्जी ट्रांसफरिंग प्रोसेसेस हैं उनके अंदर जो है वो फास्फोरस का रोल होता है। इसके अलावा सिग्नल ट्रांसडक्शन, बहुत सारे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो हैं वो फास्फोराइलेशन के जरिए से कंट्रोल होते हैं। मतलब एक प्रोटीन जो है उसको एक्टिवेट करना है तो उसको फास्फोराइलेट कर दिया जाता है, उसको डीएक्टिवेट करना है तो उसके ऊपर से फास्फोरस उतार दिया जाता है। बहुत सारी प्रोटीन ऐसी भी हैं जिनको अगर डीएक्टिवेट करना हो तो उसके ऊपर फास्फोरस ऐड कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो फास्फोरस है ये बहुत सारे कैस्केड है, सिग्नल के कैस्केड है। सिग्नल एक से दूसरे तक लेके जाना है तो उसकी क्या करवाई जाती? फास्फोराइलेशन। तो वहां पे भी क्या यूज हो रहा है? फास्फोरस यूज हो रहा है। तो फास्फोरस जो है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो होता है। इसके बाद अब हम देखेंगे इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स। सबसे पहले जिन प्लांट्स के अंदर जो है वो फास्फोरस की कमी हो जाती है, उनके जो यंग लीव्स होते हैं, जो नए बनने वाले लीव्स होते हैं, उनकी पर्पल शेड आना शुरू हो जाती है। उनकी शेड जो है वो पर्पल हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया कि ये यंग लीव है तो इनकी शेड जो है वो कैसी होगी?
पर्पल ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस। सेकेंडली, जो फास्फोरस की कमी की वजह से नेक्रोसिस भी स्टार्ट हो जाती है और एंथोसायनिन जो है पिगमेंट वो डेवलप करता है, उसकी वजह से भी पर्पल शेड आती है और जो लीफ हैं उन पे नेक्रोसिस हो जाती है, जगह जगह से लीफ जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उनके सुराख हो सकते हैं या टिश्यू वैसे जो है वो वहां पे डैमेज हो सकता है। सेकेंडरी ग्रोथ चेक हो जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है प्लांट के, मतलब उसके जो स्टेम की मोटाई होनी होती है वो रुक जाती है। फास्फोरस की कमी की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है प्लांट्स में। और टिलरिंग, जैसे आपने वीट देखा है तो उसके जितने भी रूट से स्टेम हमें निकलते हुए नजर आते हैं तो वो सारे जो है उसके कहलाते हैं टिलर्स। उनके ऊपर जो है वो आगे सिट्टे बनते हैं या उनके ऊपर जो है वो स्पाइक्स बनते हैं, तो वो जो नीचे से स्टेम आ रहे हैं वीट के उनको हम कहते हैं टिलर्स। तो जितने ज्यादा वो टिलर्स होंगे उतनी ज्यादा जो है वो यील्ड जो है वो होगी वीट की। लेकिन फास्फोरस की कमी की वजह से टिलरिंग जो होती है वो कम हो जाती है, इसलिए यील्ड जो है वो वीट की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या कोई भी क्रॉप है उसके जब टिलरिंग कम हो जाती है तो फिर उसके जो है यील्ड जो है वो भी कम हो जाएगी। एनहांसमेंट इन डॉर्मेंसी, जब फास्फोरस की कमी होती है तो बड जो है वो या कोई भी सीड वगैरह जो है वो उनकी डॉर्मेंट हालत जो है वो इंक्रीज कर जाती है, मतलब वो ज्यादा अरसे तक जो है वो इस हालत में रहते हैं, सोई हुई हालत में, मतलब वो एक्टिविटी जो है उनके अंदर स्टॉप रहती है, वो ग्रोथ करना रोक देते हैं अपनी। तो फास्फोरस की कमी जो होती है वो डॉर्मेंट हालत को इंक्रीज कर देती है, उसके एनहांस कर देती है, ड्यूरेशन जो है वो डॉर्मेंसी का उसको बढ़ा देती है। के बाद प्री मेच्योर लीफ फॉल, लीफ जो होते हैं वो पहले ही जो है वो खजा आने से पहले, या यूं कह लें कि जब एक्चुअली प्लांट जो है उसको गिराना होता है उससे पहले जो है वो लीफ गिर जाते हैं। जब अभी प्लांट को उनकी जरूरत है, प्लांट लीफ को गिराना नहीं भी चाह रहा, उससे पहले जो है वो लीफ का प्लांट से गिर जाना, दैट इज कॉल्ड प्री मेच्योर फॉलिंग ऑफ लीफ। और फास्फोरस की कमी की वजह से ये अक्सर प्लांट के अंदर जो है वो प्री मेच्योर फॉलिंग जो है वो लीव्स की वो भी देखेंगे। ये तो फास्फोरस इसके डेफिशिएंसी सिम्टम। आगे जो है वो अब हम नेक्स्ट न्यूट्रिएंट देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जो है इसके रोल है, कैल्शियम जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लांट के सेल की मिडल लैमेला के अंदर। ये उसका इंटेग्रल कंपोनेंट है जहां पे ये मौजूद होता है एज कैल्शियम पैक्टेट, पैक्टिन के साथ ये जो है वो मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं कैल्शियम पैक्टेट। तो इस सूरत में कैल्शियम पैक्टेट की हालत में ये जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्लांट के मिडल लैमेला का। और मिडल लैमेला जो है होती है वो प्लांट की सेल वॉल का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। और बहुत सारे एंजाइम्स जैसे कि एटीपीएज हैं, काइनेजेस वगैरह हैं, डीहाइड्रोजिनेजेस हैं, ये सारे कैल्शियम को जो है वो इस्तेमाल करते हैं एज एक्टिवेटर। एक्टिवेटर जो है वो ऐसा इनऑर्गेनिक जो है वो एलिमेंट होता है, इनऑर्गेनिक मेटल आयन जो है वो होता है कि जो कि इनको चाहिए होता है एंजाइम को फॉर देयर प्रॉपर एक्शन। के बाद कैल्शियम जो है इसका एक इंपॉर्टेंट जो है वो रोल होता है फैट मेटाबॉलिज्म में, मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करवाने में, नाइट्रेट वगैरह जो है, नाइट्रोजन वगैरह जो है इसकी सिमिलेशन में, इसके जो है वो मेटाबॉलिज्म में। इसके बाद न्यूक्लियोप्रोटीन कम्प्लेक्स जो होता है, ये जो न्यूक्लिक एसिड जो है इनका डिफरेंट किस्म की प्रोटीन के इर्द गिर्द लिपटना, जैसे हिस्टोन प्रोटीन है, तो इनका आपस में इंटरेक्शन करवाने के लिए वहां पे भी कैल्शियम जो है वो नीडेड होता है। और काउंटर एक्शन अगेंस्ट मेटल टॉक्सिसिटी, जब प्लांट जो है उनके अंदर कोई हैवी मेटल, कोई टॉक्सिक मेटल जो है वो अब्जॉर्ब होती हैं, तो उनके खिलाफ जो प्लांट रिएक्शन करता है उसमें भी कैल्शियम की सिग्नलिंग का रोल होता है। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, जब बाहर से सेल को सिग्नल मिल जाता है तो उसके अंदर जो सिग्नलिंग का काम स्टार्ट होता है उसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है और वहां पे फिर डिफरेंट जो है वो कैस्केड जो है वो डिफरेंट फास्फोराइलेशन के मैकेनिज्म या डिफरेंट किस्म के आगे मॉलिक्यूल्स, कुछ प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर सकता है या फिर डीएक्टिवेट कर सकता है। तो कैल्शियम जो है वहां पे सिग्नलिंग का काम करता है। अब हम देखते हैं इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स।
सबसे पहला इसका डेफिशिएंसी सिम्टम है कि लीफ की जो आउटर साइड है, जो आउटर साइड है वो इरेगुलर हो जाती है और लीफ के जो मार्जिन हैं ये भी ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो ब्राउन कलर के लीफ के मार्जिन हो जाते हैं और इसके जो मार्जिन है वो इरेगुलर शेप में आ जाते हैं। यंग लीव्स, यंग लीफ जो होते हैं इनमें सबसे पहले जो है वो कैल्शियम की कमी जो है वो शो होना शुरू होती है और ये यंग लीफ जो है वो कर्ल करना शुरू कर देते हैं, इनके मार्जिन जो है वो कर्ल कर जाते हैं जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में। इसके बाद पुअरली डेवलप रूट्स, रूट जो है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाते। रूट्स जो हैं इनका जो समझ लें रूट हेयर की तादाद होती है, रूट की जो ब्रांचेस की तादाद होती है वो कम हो जाती है इन डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। के बाद ग्रोइंग पॉइंट आए, टमाटो जो होते हैं उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, साइड ब्रांचेस बनती हैं, उनकी जो टिप होती है जहां से वो ग्रोथ कर रहे होते हैं वो डेड हो जाती है इन डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। पेडिसल, पैटियोल वगैरह जो हैं वो डैमेज हो जाती है, जैसे ये लीफ की जो है वो पैटियोल है, इसी तरह फ्लावर की डंडी जो होती है उसको हम पेडिसल का नाम देते हैं, ये जो है वो डैमेज हो सकती है इन डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मैग्नीशियम का रोल। मैग्नीशियम का हम शॉर्टली जो है वो उसका रोल देखेंगे। ये एक इंटेग्रल कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में जो है वो सेंट्रल एटम जो होता है वो मौजूद होता है वहां पे मैग्नीशियम, और इसकी कमी जो है वो क्लोरोफिल की कमी का बायस बनती। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट में इन्वॉल्व है कार्बोहाइड्रेट और जो है और फास्फोरस वगैरह, इन सब का मेटाबॉलिज्म जो होता है उसके लिए नीडेड होता है मैग्नीशियम। और राइबोसोम के जो यूनिट्स होते हैं, ने पढ़ा हुआ कि राइबोसोम के दो यूनिट होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। दोनों को कंबाइंड करना होता है जब प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है, तो दोनों को कंबाइंड करने के लिए भी मैग्नीशियम का रोल है। तो जब ये दोनों कंबाइंड नहीं हो पाएंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्टली कहते हैं कि ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने के लिए, प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाने के लिए भी यहाँ पे मैग्नीशियम का रोल होता है। इसके बाद इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। सबसे पहला क्लोरोसिस विद ग्रीन वेन्स एंड येलो इंटरवेनल टिश्यू। वेन्स जो होती हैं वो ग्रीन रहती हैं, जो वेन्स के दरमियान का हिस्सा होता है लीफ के अंदर वो येलोइश जो है वो शेड देना शुरू कर देता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्लोरोफिल जो है उसकी कमी होना शुरू हो जाती है। सीवियर डेफिशिएंसी में पत्ते जो होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं प्लांट्स के। उसके बाद नेक्रोसिस हो जाती है, लीफ के एरियाज जो हैं वो डिफरेंट एरियाज वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। जो स्टेम, ग्रीन स्टेम होते हैं, वैसे तो जो मेन स्टेम होते हैं प्लांट के वुडी स्टेम वो तो ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन जो जिन प्लांट्स के स्टेम जो हैं वो ग्रीन होते हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू लेस प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल एंड इन द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्लोरोफिल की कमी होती है, उस क्लोरोफिल की कमी की वजह से जो ग्रीन स्टेम होता है वो येलो होना शुरू हो जाता है। कैरोटीन कंटेंट जो है प्लांट्स में वो डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं। कैरोटीन आपको पता है एक इम्पोर्टेंट जो है वो एक ऐसा पिगमेंट है जो कि लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है, एक्सेसरी पिगमेंट हम इसको कहते हैं। डायरेक्टली जो है वो इस लाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता, लेकिन ये लाइट की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके आगे जो है वो ट्रांसफर करता है इसको क्लोरोफिल को। तो कैरोटीन जो है उसकी भी कमी देखी गई है इन deficiency of magnesium. Thank you.